1984 की रात का अंधेरा अब भी भोपाल की सांसों में बाकी है। अब जाकर एक अध्याय हालांकि बंद हुआ है, पर पूरी किताब अभी अधूरी है। हुआ कुछ यूं कि 337 टन का एक ऐसा अपशिष्ट था जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना के बाद अभी भी मौजूद था, और ये कहा जा रहा था कि अगर इसका ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की ठीक से नहीं की जाएगी, इसका उपचार संयंत्र में ले जाकर इसका अगर निपटान ठीक से नहीं किया जाएगा, तो अभी भी मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिहाज से यह खतरनाक हो सकता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में तमाम गतिरोधों के बाद 337 टन जो कचरा था उसका सुरक्षित तरीके से निपटान कर दिया गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस वीडियो में हम इस पूरे विषय पर बात करेंगे कि क्या वो प्रक्रिया चली आ रही थी, क्यों इस 337 टन जो कचरे का निपटान करना था ये इतनी चर्चा में भी बना हुआ था, इसमें गतिरोध भी बने हुए थे। साथ ही साथ भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी हुई इन सभी घटनाओं के विषय में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी में जो 40 साल से ज्यादा समय लग गया। इस घटना को हुए बहुत साल हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। दिसंबर 1984 की ये घटना है। उसके बाद से भी जो उसका ये अपशिष्ट था उसका निपटान इतने लंबे समय में आखिर क्यों नहीं किया जा सका, और अब हालांकि ये अगर सफलता मिली है तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्या ये यहीं पर इस अध्याय की समाप्ति होती है या अभी बहुत कुछ चीजें शेष हैं? तो एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, हुआ यह है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो 337 टन जो कचरा था उसका फिलहाल उस विषाक्त कचरे का, यानी कि टॉक्सिक वेस्ट जो था, टॉक्सिक वेस्ट ऐसे रासायनिक अपशिष्ट होते हैं जो कि मानव, पशु और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसी टॉक्सिक वेस्ट का फिलहाल ये कहा गया है कि पीथमपुर स्थित एक निजी अपशिष्ट उपचार संयंत्र में, वहां पर एक प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी थी, वहां पर इसको इंसिनरेट कर दिया गया है। इंसिनरेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि उच्च तापमान पर दहन किया जाता है। इस कचरे को जलाने की एक प्रक्रिया होती है जिससे उसका आकार भी कम होता है और इसके जो हानिकारक तत्व होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिलहाल अब इसके जलाने के बाद, इसके इंसिनरेशन के बाद भी अभी जो वजन बचा है, जो शेष अपशिष्ट के बाद जो राख और बहुत सारी चीजें, अन्य अवशेष बचे हैं, वो 800 टन बचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जलने के बाद अमूमन तो वजन कम हो जाता है, यहाँ पर तो 337 टन के बाद 800 टन अभी बचा हुआ है, ये बढ़ गया वजन, लगभग दूना कैसे हो गया? तो देखिए, दरअसल यहाँ पर ये एक विशेष प्रक्रिया में दहन होता है और इसमें और बहुत सी सारी ऐसी चीजों की जरूरत होती है जिससे कि ये जो दहन होता है वो नुकसान न पहुंचाए पर्यावरण को, पशुओं को या मानव के स्वास्थ्य को। तो इसलिए वो जो अन्य चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं इंसिनरेशन की प्रक्रिया में, उसकी वजह से इसका वजन इतना होता है। अब इस जो आपका शेष जो 800 टन का राख है या अन्य अवशेष हैं, फिर से अब इसके लिए लैंडफिल किया जाएगा, इसके भी उपचार के लिए इसको भी अलग से ट्रीटमेंट करके इसको लैंडफिल करना। लैंडफिल एक प्रक्रिया है, उसको आगे आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो फिलहाल उसको इंसिनरेशन उसका कर दिया गया है। भोपाल स्थित जो बंद पड़े यूनियन कार्बाइड संयंत्र हैं, जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र था, वहीं से ये जो अपशिष्ट है वो लाया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत सबसे पहले यूनियन कार्बाइड की जो घटना हुई थी उसको देख लेते हैं। तो दरअसल 2 से 3 दिसंबर यानी मध्य रात्रि की ये घटना थी। यहाँ पर 1984 को रात को मध्य प्रदेश में भोपाल में ही यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड है, यानी यूसीआईएल जो है, उसके कीटनाशक उसका जो संयंत्र था, वहीं पर यह घटना घटती है और वहां से एक गैस का रिसाव होता है जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि एमआईसी कहते हैं। बेहद विषैली गैस जो कि औद्योगिक गैस है, जो कि आंखों, फेफड़ों, त्वचा और शरीर के अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इस गैस का रिसाव हुआ। इस गैस के रिसाव में हजारों लोग जो है वो मारे गए और बहुत सारे लाखों लोग इससे पीड़ित हुए। बाद में भी इसका प्रभाव जारी रहा। अब यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन यानी कि यूसीसी एक अमेरिकी कंपनी थी, एक अमेरिकी रासायनिक कंपनी थी, और उसी की एक भारतीय इकाई थी जिसको कि आप यूसीआईएल यहाँ पर देख रहे हैं। तो वो भारत में इसी भोपाल में उसकी एक यूनिट लगी हुई थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उसका नाम था। अब यहीं पर यह घटना घटित हुई थी। रसायन से भरे जो बर्तन थे उसमें से इस गैस का रिसाव हुआ, यानी एमआईसी का रिसाव हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिससे इतने लोग यहाँ पर पीड़ित हुए। अब इसमें इसी घटना की वजह से जो जहरीली गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, इसमें आप देख रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 15,000 से ज्यादा लोगों को की इसमें मृत्यु हो जाती है। अब इतना ही नहीं, देखिए, इससे पहले भी जब ये कंपनी यहाँ पर लगाई गई थी
तो देखिए इस कचरे का इतिहास कुछ इस तरह का रहा है, इस अपशिष्ट का इतिहास इस तरह से रहा है कि 1969 से 1984 तक जो कीटनाशक बनाए जा रहे थे, तो वहां भी जो टॉक्सिक वेस्ट था उसको फैक्ट्री में साइट पर ही फेंक दिया जाता था। इससे जमीन, पानी और आसमान का जो वातावरण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो पहले ही प्रदूषित होता चला गया था, इस घटना से पहले की भी अगर बात की जाए तो। अब इसके लिए चिंता लोगों के मन में हुई, इस बड़ी दुर्घटना के बाद और ज्यादा हुई। 2005 में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो था उसने क्या किया, जमा कचरे को इकट्ठा किया और इस दिशा में सोचते हुए कहा कि इसका एक हिस्सा क्या करना चाहिए, इसको इंसिनरेट करना चाहिए, इसको जलाना चाहिए। फिर 337 मीट्रिक टन कचरा कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया और एक गोदाम जैसे स्थान पर एक शेड में इसको रख दिया गया सुरक्षित तरीके से। फिर इसी कचरे को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन इसमें गतिरोध थे, इसको अभी समाप्त नहीं किया जा सका था, जिसको अभी हाल ही में कर दिया गया है। तो 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा, परीक्षण किया, क्योंकि ऐसे ही इसको जलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव का बिना अध्ययन किए। तो परीक्षण के तौर पर शुरुआत में क्या किया गया कि 10 मीट्रिक टन जो है कचरा वो उसको जलाया गया और बाकी को भी ऐसे ही नष्ट करना चाहिए, ये बात कहा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी सेंट्रल के पास जब बात गई तो उसने कहा कि पहले एक नमूने के तौर पर 10 मीट्रिक टन कचरे को उसका निस्तारण किया गया, उसको जलाया गया और फिर ये कहा गया कि बाकी को भी ऐसे ही नष्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी बाकी जो कचरा था उसका निपटान अब तक नहीं हो सका था। अब इसमें जो जहरीले रसायन होते हैं वो मिट्टी और भूजल में मिलते गए, जिससे बीमारियां, कैंसर, सांस की दिक्कतें हो रही थी और इसको लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। अब कचरे के निपटान के संदर्भ में जो प्रयास हैं अगर उसको देखें तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पर्यावरण मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ये कार्य शुरू हुआ। और इसके लिए सबसे पहले जनता को ये कहा गया कि जनता के मन में जो डर था तो उस डर को दूर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एमिशन को लेके जो लोगों के बीच में जो डर था कि अगर ये जलाया जाएगा तो उसके एमिशन से कहीं ऐसा ना हो कि वहां की वायु में प्रदूषण फैल जाए, जो टॉक्सिक वहां का वातावरण हो जाए। तो एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया, यानी कि पब्लिक एक आउटरीच चलाया गया, जिसमें कि लोगों का समर्थन लिया गया कि नहीं, ऐसी हानि नहीं होने दी जाएगी, विशेष प्रक्रिया के तहत इसका निपटान किया जाएगा। और फिर लोगों को विश्वास में लेने के बाद कचरा जलाने के बाद जो 800 टन राख और अवशेष अभी निकले हैं, अब इसको ये कोशिश की जा रही है कि इसको लैंडफिल किया जाए, यानी कि भूमि में वैज्ञानिक तरीके से इसको दबाया जाए। लैंडफिल क्या होती है, तो एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उसमें सबसे पहला चरण ये होता है कि एक जगह का चुनाव किया जाता है, यानी कि एक साइट का सिलेक्शन किया जाएगा और वो साइट कहीं भी नहीं हो सकती है, वो साइट ऐसी जगह उसका चुनाव किया जाता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वहां पर जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ज्यादा गहरा हो। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी साइट का आप चुनाव कर लें कि ग्राउंड वाटर ऊपर है तो पानी में इससे रिस्क इसके जो विषाक्त पदार्थ हैं, टॉक्सिक पदार्थ हैं, वो पानी में मिलने की संभावना हो जाएगी। तो साइट का चयन करते समय सबसे पहले ऐसी जगह का चयन किया जाता है जहां ग्राउंड वाटर जो हो गहरा हो। उसके बाद वहां आबादी कम होनी चाहिए, लोगों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए, जमीन की कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो स्थिर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां बार बार भूकंप आता हो। तो ऐसी सबसे पहले एक सुरक्षित साइट का चुनाव कर लिया जाता है। फिर नीचे क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक लाइनर, यानी कि हाई डेंसिटी की जो पॉलिथीन होती है या कंक्रीट होगी या मिट्टी की परत होगी, उसकी सहायता से नीचे एक जमीन पर एक प्लास्टिक लाइनर बनाया जाता है, एक परत कह सकते हैं बनाया जाता है, ताकि कोई भी जो इस तरह के अपशिष्ट होते हैं उससे जहरीला पदार्थ रिस्क के जमीन के अंदर न चले जाए। इसके लिए एक लीचेट कलेक्शन सिस्टम बनाया जाता है। लीचेट कलेक्शन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो लाइनर आप बिछा रहे हैं उसमें नालियों और पाइपों का एक जाल, उसका एक सिस्टम बना दिया जाता है, ताकि जो भी इसमें लीचेट होते हैं वो क्या करेंगे, लीचेट जो भी उससे निकलने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको इकट्ठा करके और एक जगह इन नालियों के जाल के माध्यम से भेजा जा सके, कहीं एक ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जा सके। इससे क्या होगा कि जो आपका भूजल होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, वो प्रदूषित नहीं होगा, उसमें ये विषैला पदार्थ नहीं मिल सकेगा। और इसके बाद कंपैक्शन एंड लेयरिंग, इसमें क्या होता है कि दबाना और परत को बनाना, यानी कि सबसे पहले आप इस जो भी अपशिष्ट है उसको डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें एक लेवल बनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ इनकी परतों को, अपशिष्ट पदार्थों को डालेंगे, फिर एक ऐसी लेयर बनाएंगे उसके ऊपर मिट्टी की या अन्य चीजों की। तो एक लेयरिंग की जाती है बार बार। जैसे आप यहां पर ऐसे देखें कि ये एक गड्ढा खोदा गया, उसके बाद सबसे पहले नीचे एक परत बिछा दी गई जिससे कि पानी इसका विषाक्त पदार्थ अंदर न जा सके, हाई डेंसिटी पॉलिथीन। उसके बाद एक यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ, फिर यहाँ पर मिट्टी या अन्य पदार्थों की लेयर, फिर अपशिष्ट पदार्थ, फिर लेयर, इस तरह से एक लेयरिंग की जाती है। और फिर क्या होगा, इसके अंदर भी चूंकि गैस बनती है इन पदार्थों के अंदर, इसीलिए ये लेयरिंग की जाती है।
तो ताकि अगर मीथेन जैसी गैस ज्यादा बन जाए तो विस्फोट भी हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये चीजें न बन पाए, गैस जो है निकलने के लिए एक सिस्टम बना दिया जाता है कि कचरे के सड़ने पर अगर मीथेन जैसी गैस बन रही है या अन्य दूसरी गैसें बन रही हैं तो इसमें पाइप लगा दिए जाते हैं ताकि वो गैस निकल सके। और साथ साथ अब तो इस गैस का भी इस्तेमाल होता है, इस गैस को भी हम यूज कर लें, इस तरह से सिस्टम बनाया जा सकता है। और इसके ऊपर फिर से एक ऊपरी ढक्कन, यानी ऊपर इसको कैप्चरिंग, इसको कैपिंग एक हम कह सकते हैं उसकी कर देते हैं, कैपिंग क्लोजर करते हैं, यानी कि उसको ढक देते हैं ताकि जो लैंडफिल जब भर जाएगा, ये पूरा अगर भर जाएगा ऊपर तक, तो इसको एक ढक्कन से इसको क्या करेंगे, ढक देंगे, ताकि इसमें बाकी पाइप वाइप लगा रहेगा गैस निकलने के लिए कि लैंडफिल जब भर जाएगा तो बंद करके ऊपर से प्लास्टिक लाइनर फिर लगा दिया जाएगा और मिट्टी और घास की परत यहां पर लगा दी जाएगी। तो सामान्य रूप से देखने में लगेगा कि यहाँ पर पार्क है, लेकिन वास्तव में ये पैक कर दिया जाता है। हालांकि इसमें जो पाइप वाइप जगह जगह अपना निकले रहेंगे गैस वगैरह के लिए कि वो उस गैस का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक वैज्ञानिक प्रक्रम है, एक वैज्ञानिक तरीके से। ऊपर से देखने में जरूर आपको पार्क लग रहा है, लेकिन रिसाव उसका जमीन के अंदर भी ना जाए और जमीन के ऊपर भी इसका दुष्परिणाम ना हो। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है लैंडफिल। तो यहाँ पर जो 800 टन राख और अवशेष अभी निकले हैं, तो अब इसका इसी तकनीकी से वैज्ञानिक ढंग से भूमि में इसको दबा दिया जाएगा। लैंडफिल करना आवश्यक है ताकि इसके दुष्परिणाम किसी भी तरीके से बाहर ना आने पाए, इसके एनवायरमेंट, पशुओं या जमीन पर इसका किसी भी तरह का इंपैक्ट, खराब इंपैक्ट ना पड़ पाए। अब देखिए, कारखाने जमीन में अब भी दूषित मिट्टी, उपकरण और जल स्रोत मौजूद हैं जो कि खतरा बने हुए हैं, तो इस पर भी अभी हालांकि काम करने की जरूरत है। अब संभावित इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, एक नजर इस पर भी डाल देते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी घटना घटित हुई, इसमें चुनौतियों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक चुनौती मुआवजे की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है, एक तो मुआवजा जो उनको राशि निर्धारित की गई थी, एक तो सबको नहीं मिल पाई है, और साथ साथ मुआवजा जो राशि है वो उस समय के हिसाब से दूसरी थी, अभी मुद्रास्फीति के हिसाब से उसकी राशि दूसरी है। तो मुआवजा जो है उसकी एक समस्या है। साथ ही साथ जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी सही गिनती भी एक विवाद का कारण है। तो ये भी इस घटना के संदर्भ में एक चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा जो डॉ केमिकल एक कंपनी थी, उस पर कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। बेसिकली जो डॉ केमिकल ये कंपनी थी, ये कंपनी वो कंपनी है जो कि जो यूनियन कार्बाइड है उसको इसने एक्वायर कर लिया था। फिर उसको जब इसने एक्वायर कर लिया तो अब इसका ये कहना है, लोगों का ये कहना था जो पीड़ित थे, कि भाई आपने अगर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है, जो भी पीड़ित लोग हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी करना, या उनके जो पुनर्वास हैं उनके बारे में जो सोचना, या ये सुनिश्चित करना कि जो भी उनको मुआवजा मिला था वो ठीक से मिला है कि नहीं मिला है, कि क्या कंडीशन है, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने उस कंपनी को, यूनियन कार्बाइड को एक्वायर कर लिया। तो इसने 2001 में संभवतः इसको एक्वायर किया था। तो अब इस कंपनी का ये कहना है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये घटना 1984 की है और हमने 2001 में एक्वायर किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक चुनौती बनी हुई है, ये चीज तय नहीं हो पा रही है। अब ऐसी दशा में क्या हुआ कि अदालत ने, जो भोपाल की जो जिला अदालत थी, उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया कि इसको एक नोटिस भेजी, और नोटिस भेजने के बाद इसको कहा कि आप हाजिर होइए। अब ये जब नोटिस के बाद भी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए, अदालत में पेश नहीं हुए, तो इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इनको घोषित कर दिया गया, यानी कि कानूनी रूप से इसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। क्योंकि कोर्ट अगर किसी को बार बार बुला रही है और वो हाजिर नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसको क्या करती है, कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित कर देती है। तो फिलहाल जो डॉ केमिकल है, इसको कानूनी रूप से भगोड़ा घोषित करने की वजह से अब इसके ऊपर जो कानूनी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सलाहकार समिति की अनियमित बैठकें। देखिए, जब पूरी घटना घटित हुई तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक सलाहकार समिति गठित की थी, एक ऐसी कमेटी का गठन किया था जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि जो पीड़ित लोग हैं उनके स्वास्थ्य के संबंध में, उनकी सुविधा के संबंध में ये कमेटी क्या करेगी, निगरानी करेगी। उनके पुनर्वास की व्यवस्था के संबंध में जो कार्य होना था उसकी निगरानी करेगी, और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब ये निगरानी और उसकी समीक्षा, यानी मॉनिटरिंग और उसका रिव्यू जरूरी है। वो कैसे होगा, तो जब इसकी बैठक होगी तभी होगा, और इसकी बैठक अगर अनियमित है, नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब कि इसकी निगरानी न तो हो पा रही है, न तो समीक्षा हो पा रही है। तो ये भी एक चुनौती बनी हुई है। अब अस्पतालों में विशेषज्ञ और डॉक्टरों की कमी, ये भी एक अन्य चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल इन चुनौतियों का सामना अभी इस मामले में करना पड़ रहा है। अब आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह में सबसे पहले तो जो डॉ केमिकल है, जिसने की
यूनियन कार्बाइड को जो जिसको एक्वायर कर लिया था, अब इसने यूनियन कार्बाइड को एक्वायर कर लिया है तो इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक तो ये रास्ता है कि साइट की सफाई ये करवाए, मुआवजा और भुगतान की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाए, और स्वास्थ्य सेवाएं वहां कैसी हो, बेहतर हो, इसको सुनिश्चित करे। ये एक हम कह सकते हैं नैतिक जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो डॉ केमिकल को इसमें आगे आना चाहिए, एक तो आगे की राह में ये हो सकता है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को जो भी लंबित दावे हैं उनका समाधान करना चाहिए। जरूरत पड़े तो एक नया वैधानिक निकाय भी बनाया जाए। अगर ये लग रहा है कि कमेटी ठीक से रिव्यू नहीं कर पा रही है, निगरानी समीक्षा नहीं कर पा रही है, तो एक अलग संवैधानिक निकाय बनाया जा सकता है। और राहत, स्वास्थ्य और पुनर्वास कार्य जो है उसको उसके माध्यम से क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, यानी कि इसको देखा जाए, एकीकृत करके इसका समाधान किया जाए। पीड़ित परिवारों को मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, इस तरह से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। तो ये कुछ आगे की राह के अंतर्गत ये रास्ते हो सकते हैं। अंत में बढ़ेंगे और चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है दृष्टि एसएससी, जहां आपको फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यू, एग्जाम नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियोस भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब करना होगा। तो नीचे आपको यहाँ पर एक नंबर है 8750187501, इस पर कॉल करके विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर इसको क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। अभ्यास प्रश्न को देखिए। वह कंपनी जिसने यूनियन कार्बाइड को अधिग्रहित किया था उसका नाम आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, बायर, एक्सॉन मोबिल या डॉ केमिकल या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इनमें से सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे लेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।